हेलो नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने कल टेलीग्राम में चर्चा की थी कि हमें मध्य प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे का जो एजुकेशन वाला पोर्शन है, उसकी चर्चा करनी है यूट्यूब क्लास के माध्यम से। तो आज हम उसी की चर्चा के लिए यहाँ पे मिल रहे हैं। यह मध्य प्रदेश का जो इकोनॉमिक सर्वे है ना? उसका अध्याय 10 चैप्टर 10 शिक्षा एवं कौशल विकास से डील करता है ना? एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। इसी को हमको क्या है देखना है। इसके संबंधित क्वेश्चन मैंने कल बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में और आज भी पोस्ट किए थे। आप में से बहुत सारे लोगों को चूँकि समस्या उसमें आ रही थी, इसलिए आज हम इस क्लास को कर रहे हैं। मध्य प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे का जो बजट आप सामने देख पा रहे हैं, यह हिंदी भाषा में है। मैंने इसके नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में तैयार कर लिए हैं। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। आप में से जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लगातार आपको वीडियोज प्राप्त होते रहें, है ना? जो लोग जॉब्स वाला के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, वह हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं। ये बातें हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कोई काम की नहीं है। एक जो बात हमारे काम की है वो क्या है कि वर्ष 25-26 में शिक्षा क्षेत्र के बजट में 9% की वृद्धि हुई एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 25-26 में राज्य के कुल बजट का लगभग 10.37% क्या है आवंटित किया गया था। ये पॉइंट हमारे लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काम का है, जो कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या है मेंशन्ड है ना? कहाँ इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है भाई, है ना? तो हमने इस बात को वहाँ पे ऊपर डिस्कस कर लिया कि भाई जो हमारा वो था बजट था, है ना? जो हमारा क्या था बजट था 25-26 का शिक्षा क्षेत्र का, वह 9% की वृद्धि दर्शाता है। आप वृद्धि बताएंगे मतलब किसी से कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर कर रहे होंगे आप? तो पिछले वर्ष का 2024-25 का जो बजट था, 2024-25 का जो बजट था, वह बजट उस बजट में जो शिक्षा के लिए अमाउंट वो किया गया था, अलोकेट किया गया था, 25-26 में जो अलॉट किया गया, वो पिछले वाले से क्या है 9% ज़्यादा है, एक बात। दूसरा, 25-26 में जो बजट अलोकेट किया गया, वह टोटल बजट का है ना, वह 25-26 के टोटल बजट का कितना था 10.37%। मतलब 100 रुपए में से, मतलब 100 रुपए में से 10 रुपए 37 पैसे किसको अलॉट कर दिए गए? शिक्षा को अलॉट कर दिए गए। ठीक है, अब यदि हम क्या करें, इसको हम देखें कि किस वर्ष कैसा क्या सिनेरियो रहा शिक्षा को लेकर के। तो यदि हम 25-26 में जाएं, किस में जाएं 25-26 में, तो हायर एजुकेशन के लिए 25-26 में 4,345 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए थे। कितने? 4,345 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए थे। जबकि स्कूल शिक्षा में कितने 36,582 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए थे। वहीं टेक्निकल और स्किल एजुकेशन के संबंध में कितने अलोकेट किए गए थे? 2,739 करोड़ रुपए। कितने? 2,739 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बात समझ में आ रही है आपको, है ना? यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, तो ये बात हमने देखी कि भाई क्या हुआ, 9% की वृद्धि दर्ज हुई। एक 10.37% टोटल बजट था, है ना? आउट ऑफ 100 बात कर ले तो। दूसरा कि कितना बजट रहा, तो 25-26 में कितना बजट अलोकेट किया गया हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो कि जिसके लिए आप अपियर हो रहे हैं एग्जाम में, 4,345 करोड़ रुपए का बजट अलोकेट किया गया था। वित्त विभाग के सोर्सेस के हिसाब से बात करेंगे। ठीक है, अब ये जो पूरा इकोनॉमिक सर्वे है, ये इकोनॉमिक सर्वे 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। मतलब एजुकेशन वाला जो पोर्शन है ना, ये एजुकेशन वाला जो पोर्शन है शिक्षा एवं कौशल विकास, ये अपने आप में 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। एक कौन सा? स्कूल शिक्षा, दूसरा उच्च शिक्षा, तीसरा कौशल विकास रोजगार आदि संबंधी। ठीक है, 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्कूल शिक्षा को कवर कर लेते हैं। किसको? स्कूल शिक्षा को देख लेते हैं। तो स्कूल शिक्षा के अंतर्गत बात करें तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है ना, क्या है राइट टू एजुकेशन एक्ट का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश 2011 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 के अंतर्गत किया जा रहा है। ठीक है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, ये जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 है, यह किसको दरअसल वो करता है, प्रभावी करने के लिए लाया गया? तो संविधान के आर्टिकल 21A को, किसको? संविधान के आर्टिकल 21A को प्रभावी करने के लिए कानून लाया गया था। ठीक है, वॉज कैरिड आउट इन मध्य प्रदेश अंडर द राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रूल 2011। मध्य प्रदेश में, है ना, मध्य प्रदेश में नियमावली लाई गई थी। क्या नियमावली है एग्जैक्टली? तो नियमावली क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम। ये कब लाए गए थे? 2011 में, है ना? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम कब लाए गए थे? 2011 में लाए गए थे। इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान में
रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के निर्धारित मानकों के अनुसार वसाहत में 6 से 11 आयु वर्ष के न्यूनतम 40 बच्चे उपलब्ध होने चाहिए। जहाँ पे आप ये एक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं वहाँ पे 6 से 11 आयु वर्ष के कितने बच्चे होने चाहिए? न्यूनतम 40 बच्चे होने चाहिए। क्या एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमारे काम का है? तो ये बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, बस समझने के लिए बात थी, है ना, बात ये समझने के लिए थी। आज की क्लास में इकोनॉमिक्स सर में जो सबसे ज़्यादा काम की चीज़ें रहेंगी वो कहाँ मिलेगी हमको? हायर एजुकेशन, स्किल एंड टेक्निकल एजुकेशन वाले पोर्शन में मिलेंगी, ना कि स्कूल एजुकेशन वाले में। ठीक है, बट स्कूल एजुकेशन वाले पोर्शन को भी हमको क्या है समझना आवश्यक है। ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के लिए कितना 25-26 में 7,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। कितने? 7,027 करोड़ रुपए की क्या है आवंटन किया गया था। समग्र शिक्षा अभियान के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए थे? समग्र शिक्षा अभियान के लिए 25-26 के बजट में कितने रुपए आवंटित किए गए थे? 7,027 करोड़ रुपए। कितने? 7,027 करोड़ रुपए। अब उस 7,027 करोड़ रुपए में से कितना आया, कितना गया, आदि आदि का बात ये इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है, जो हमको याद नहीं करना है, जो हमारे काम का नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यह हमको बिल्कुल भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। इस पैसे को कहाँ, कैसा, कितना खर्च किया गया, कितना पीएम जनमन में खर्च हो गया, है ना, कितना पीएम जनमन में खर्च हो गया, कितना धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में खर्च हो गया, इस सब चीज़ों का हमें कोई मतलब नहीं है ना, इस सब चीज़ों का हमें कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए अब आता है नामांकन को लेकर के, ये हमारे काम का है, ये हमारे काम का है। ठीक है, तो प्रदेश के शासकीय एवं निजी शिक्षण संस्थानों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के स्कूलों में कुल नामांकन की स्थिति यहाँ पे बताई जा रही है। टोटल एनरोलमेंट रेशियो कितना रहा, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना रहा स्कूल एजुकेशन में, प्राथमिक और सॉरी शासकीय और निजी शिक्षण संस्थानों के अंतर्गत प्राथमिक और प्राथमिक स्तर के स्कूलों में, है ना। तो यदि हम प्राथमिक स्तर के स्कूलों को लेकर के बात करें, प्राथमिक स्तर के स्कूलों को लेकर के बात करें, तो बॉयज, गर्ल्स और टोटल, तो प्राथमिक स्तर के स्कूलों में 24-25 में टोटल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना रहा? 63.03 का। जबकि माध्यमिक में कितना रहा? 39.10 का। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, प्राथमिक स्तर का कितना ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो था? 63.03। माध्यमिक का कितना था? 39.10। माध्यमिक का कितना था? 39.10। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए, अब प्राथमिक और माध्यमिक को छोड़ करके आप कहाँ जाएंगे? सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में जाएंगे, तो ये चीज़ क्या होगी? और ड्रॉप हो जाएगी। यदि आप कहाँ जाएंगे, है ना, यदि आप कहाँ जाएंगे? सेकेंडरी लेवल पे जाएंगे, मतलब 9th-10th के लेवल पे जाएंगे, तो 24-25 में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना रहा? मात्र 21.44। जबकि 12वीं उसमें जाएंगे, 11वीं 12वीं मतलब कि हायर सेकेंडरी लेवल पे जाएंगे, तो मात्र कितना रहा? 13.80 रहा। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे, है ना, आप देख पा रहे होंगे कि कैसे लगातार क्या हो रहा है? एनरोलमेंट रेशियो गिरता जाता है। भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है कि जैसे जैसे क्या होता है उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्या होता जाता है? साला त्याग दर बढ़ती जाती है, वैसे वैसे नामांकन दर घटती जाती है। ठीक है, वैसे वैसे दोनों चीजें ध्यान में रखना है। साला त्याग दर का भी हम डेटा पढ़ने वाले हैं ना, स्कूल ड्रॉप आउट रेशियो एग्जैक्टली, है ना। तो ड्रॉप आउट रेशियो क्या होगा? जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे क्लास बढ़नी चाहिए थी, वैसे वैसे ड्रॉप आउट रेट बढ़ता है, और नामांकन दर, है ना, मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है? घटता चला जाता है। और यही सबसे बड़ा क्या है? सरकार के सामने संकट है। ठीक है, खैर, तो प्राथमिक में हमने देखा, माध्यमिक में देखा, हाई स्कूल में देखा और हायर सेकेंडरी में देखा, और यह भी पाया कि कैसे लगातार ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कम होता जा रहा है। यह आपको डेटा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, फिर आता है ड्रॉप आउट रेट को लेकर के, कि विभिन्न कारणों से छात्र छात्राएं अपनी शिक्षा बीच में छोड़ करके साला त्याग देते हैं। वो विभिन्न कारण क्या है, वह हमें यहाँ जानने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी यदि एक सामान्य तौर पर बात करें, तो भाई गरीबी है ना, एक सबसे बड़ा कारण बनता है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को लेकर के इतना जागरूकता नहीं होती है। बालिकाओं के बीच में शिक्षा को लेकर के अलग ही समस्याएं चल रही हैं, है ना, उनको शादियां और चूल्हा चौका की ज़्यादा उनकी टेंशन होती है माँ बाप को। ऐसी बहुत सारी समस्याएं कारण बने हुए हैं। बट ये ड्रॉप आउट रेट है कितना, उसको देखना है कि राज्य में वर्ष 23-24 की तुलना में 24-25 में कक्षा 1 से 5 तक की साला त्याग दर छात्रों के प्रतिशत में कमी आई, जिसका कुल योग 0% रहा। इसका मतलब होता है कि 24-25 में कक्षा 1 से 5 तक में, है ना, यदि 100 बच्चों ने एडमिशन लिया है, तो कितनों ने स्कूल छोड़ा? एक ने भी स्कूल नहीं छोड़ा। लेकिन ये किसका डेटा है? कक्षा 1 से 5 का है।
कहाँ किसका डेटा है, कक्षा 1 से 5 का है। आप खुद अंदाजा लगाओ कक्षा 1 से 5 के बीच में क्या उम्र होती है। तो मोटा मोटा लगा लेते हैं कि 4-5 साल से लेकर के 9-10 साल तक, कितनी, 4-5 साल से लेकर के 9-10 साल तक की उम्र होती है। तो 9-10 साल तक में कोई भी बच्चा स्कूल नहीं छोड़ा 24-25 में, है ना, किसी भी बच्चे ने स्कूल नहीं छोड़ा। लेकिन समस्या इसके आगे आती है। इसी प्रकार 24-25 में कक्षा 6 से 8 तक की शाला त्याग दर कम होकर के 6.3% हो गई। मतलब अभी भी 6.3% लोग क्या है, बच्चे क्या है, शाला त्याग दे रहे हैं, स्कूल छोड़ दे रहे हैं। कब, जब वह इस कक्षाओं से, इन कक्षाओं से क्या होते हैं, आगे की यात्रा चालू करते हैं। मतलब 5वीं कक्षा से ऊपर, मतलब 6वीं कक्षा या उसके ऊपर क्या है, जाते हैं, पहुंचते हैं तब को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है एक बात। दूसरा, अब कितना रेशियो रहा है ना, कितना ड्रॉप आउट रेट रहा। तो यदि आप प्राइमरी क्लास का देखेंगे तो जैसा हमने डिस्कस किया, तो बॉयज में कितना था, 0.6, गर्ल्स में कितना था, 0। इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 0 हो गया, बिग 0। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव है, ये क्या है, बहुत अच्छी चीज है कि ड्रॉप आउट रेट कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, लेकिन जब माध्यमिक में जाएंगे, 6 से 8 में जाएंगे, तो वही साला त्याग दर, वही स्कूल ड्रॉप आउट रेट कितना हो गया, 6.3 हो गया। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है यदि कि माध्यमिक स्तर पर स्कूल ड्रॉप आउट रेट कितना है, 6.3 है। माध्यमिक स्तर पे स्कूल ड्रॉप आउट रेट कितना है, 6.3 है। जबकि प्राइमरी लेवल पे कितना है, 0.0 है। कितना, 0.0। और ये कब का है, 24-25 का डेटा है। यदि आप इस डेटा को कंपेयर करेंगे 23-24 से, तो 23-24 में जो चीज 1.6% थी, अब कितनी हो गई, 0। और माध्यमिक स्तर पे जो चीज 7.78% थी, वो अब कितनी हो गई, 6.3 हो गई। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब आता है फॉर रिड्यूसिंग द ड्रॉप आउट चिल्ड्रन एंड यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन। क्या किया सरकार ने, है ना, ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या में कमी करने के लिए और शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच बनाने के लिए सरकार ने क्या काम किया। तो पहला, स्कूल चले हम अभियान के तहत प्रवेशोत्सव कार्यक्रम चलाया। ये ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन दिया था, अधिकांश लोगों ने गलत किया इसको। ठीक है, तो स्कूल चले हम अभियान के तहत क्या किया गया, प्रवेशोत्सव कार्यक्रम चलाया गया। कब चलाया गया, अप्रैल 2025 के पहले सप्ताह में सभी स्कूलों में इसको क्या है, चलाया गया, मनाया गया। ठीक, एक बात, प्रवेशोत्सव कार्यक्रम। दूसरा, कि to improve the ease of the admission enrollment in schools, the number of the required documents at the time of the admission has been reduced in the state। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। कैसे होता क्या है, बहुत सारे बच्चे विद्यालयों में, स्कूलों में इसलिए एडमिशन नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो इतने प्रकार के डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं स्कूल में कि माता पिता परेशान हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कहें, मान लो यदि किसी बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, समग्र आईडी नहीं बनी हुई है, ऐसे ढेर सारे डॉक्यूमेंट जो मांगे जा रहे हैं, यदि उसके नहीं बने हुए हैं, उसको एडमिशन नहीं दिया जा रहा है ना, तो उसका तो साल बर्बाद हो जाएगा। और फिर माता पिता जो गरीब रहते हैं, वो बहुत ज्यादा क्या है, हाथ पैर नहीं मारते हैं, वो थक हार के घर में बैठ जाते हैं, वो थक हार के घर में बैठ जाते हैं, बोले अब कौन इतना पढ़ाई को महत्व दे। ठीक है, तो इसलिए क्या किया गया, इसमें ईज लाई गई, इसमें क्या है, सुगमता लाई गई, सुधार किए गए। ठीक है, दूसरा, कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु मानदंडों में क्या दी गई, शिथिलता दी गई। कि भाई पहले क्या था, पैरामीटर लगा हुआ था कि जब तक कि एक पर्टिकुलर एज नहीं पहुंच जाएगा तब तक कक्षा 1 में एडमिशन नहीं होगा। अब ऐसा उसको क्या कर दिया गया, शिथिलता दे दी गई उसमें भी। ठीक है, इसके अलावा समग्र डेटा का उपयोग करते हुए 6 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी बच्चों का सर्वेक्षण में उपलब्ध कराई है, जो छात्रों के लिए अगली कक्षा में कक्षा उन्नति सुनिश्चित होगी। ठीक है, यूजिंग इंडिकेटेड डेटा सर्वे ऑफ ऑल चिल्ड्रन एज्ड 6 years and above has been made available, is ensuring class promotion to the next grade for students। है ना, कि डेटा के माध्यम से, डेटा कलेक्शन के माध्यम से क्या किया जा रहा है, इंप्रूवमेंट का लगातार प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। Principals, headmasters have been given the authority to ensure smooth transition admission from primary to middle। कि यदि कोई बच्चा प्राइमरी से मिडिल में जा रहा है तो उसके ट्रांजिशन में, उसके उसमें अगली कक्षा में जाने में कोई परेशानी ना आए पाए, है ना। यदि प्राइमरी से मिडिल में जा रहा है तो हाई से हायर में जा रहा है तो कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इस बात को लेकर के यहाँ पे क्या है, प्रावधान किया गया है ना, यहाँ पे इसी बात को लेकर के क्या है, प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके अलावा
चाइल्ड ट्रैकिंग के माध्यम से हर बच्चे तक पहुंचकर उनको शिक्षा की मुख्य धारा में क्या है जोड़ने का प्रयास निरंतर जारी है। चाइल्ड ट्रैकिंग क्यों आवश्यक है? दरअसल हमारे देश में क्या है, बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होता है। क्या होता है? माइग्रेशन होता है। ये माइग्रेशन क्यों होता है? रोजगार के लिए, माता पिता रोजगार के लिए माइग्रेट हो रहे होते हैं। माता पिता अलग अलग जगहों पर जा रहे होते हैं, है ना। रोजगार के अलावा किसी अन्य कारण से, जैसे कि कोई समस्या आ गई, जहाँ आप अभी रह रहे हैं वहाँ पे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, वहाँ पे कोई दंगे हो गए, अन्य अन्य कारणों से लोग क्या है माइग्रेट होते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? बच्चों की शिक्षा पूरी छूट जाती है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों क्या करना? ट्रैक करना। अब डेटा कहता है कि 14-15 से 24-25 में प्राथमिक स्तर का ड्रॉप आउट रेट 9.10 से घट करके कितना आया? 0.00% आया, वो हमने देखा। ठीक है, और माध्यमिक स्तर पे कितना आ गया? 6.3 आ गया। हमने देखा हमने क्या देखा यहाँ पे? जो अभी हमने डेटा देखा कि 0.0 आ गया, 6.3 आ गया, ये बात तो लिखी हुई थी। लेकिन इन्होंने कंपेरेटिव डेटा कहाँ से दिया, वो हमको ध्यान में रखना है। 14-15 में ड्रॉप आउट रेट कितना था? प्राथमिक स्तर पे 9.10 था। 14-15 में कितना था? 9.10 था। और अभी कितना है ना? 0 पॉइंट मतलब शून्य हो गया। और माध्यमिक स्तर का ड्रॉप आउट रेट 14-15 में कितना था? 10.84 था, जो अब कितना हो गया? 6.3% हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला, मेजर स्कीम्स एंड अचीवमेंट्स इन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी योजनाएं सरकार चला रही है? एक सरकार चला रही है स्टार्स स्कीम, है ना। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। क्या है? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, है ना। इसके तहत क्या है? अ मॉड्यूल वाज डेवलप्ड फॉर अ 15-day ट्रेनिंग ऑन द सब्जेक्ट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन फॉर 38,854 सिलेक्टेड आंगनवाड़ी वर्कर्स इन दी स्टेट। ठीक है, तो क्या किया गया इसके अंतर्गत? एक 15 दिन का प्रोग्राम डेवलप किया गया, है ना। एक क्या किया गया? 15 दिन का प्रोग्राम डेवलप किया गया। इस 15 दिन के प्रोग्राम के तहत, है ना, इस 15 दिन के प्रोग्राम के तहत इस जस्ट अ वेट। हेलो। हाँ, चलिए चालू करते हैं। तो हमने देखा कि एक स्टार्स प्रोग्राम लाया गया। ये 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। किसको दी जाती है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को। किसको? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को। आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब हम पढ़ेंगे अगली 2-3 क्लासेस के बाद से, तो उसमें क्या दिया गया है? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का प्रावधान किया गया है। तो उस अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के तहत दरअसल क्या है? हमको यही करना है ना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देनी है। तो एक ये स्टार्स प्रोग्राम का एक लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने के लिए। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल के स्तर पे नामांकन, पहले आपने प्राइमरी और मिडिल का देखा। अब आप किसका देखेंगे? सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का देखेंगे, है ना। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का यदि आप वो देखेंगे, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो देखेंगे, है ना। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का यदि आप ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो देखेंगे, तो सेकेंडरी में, या जिसको आप हाई स्कूल भी कह सकते हैं, उसमें यदि जाएंगे तो 24-25 में टोटल कितना था? 21.44% था। 24-25 में नाइन्थ और 10th क्लास का हाई स्कूल का कितना था? 21.44% था। जबकि आप 11वीं 12वीं में जाएंगे यदि, तो वही कितना था? 13.80। मात्र कितना था? 13.80। इनका मतलब क्या होता है कि 100 में से मात्र 21 बच्चे, 100 में से मात्र 38 बच्चे। ठीक है, ये कहाँ ले रहे हैं एडमिशन? इन पर्टिकुलर क्लास में एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है। क्या है? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिए इसको। ठीक, ये डेटा कहाँ से आया? स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन का ये डेटा है ना। कहाँ से? स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन का ये क्या है? डेटा है। यह डेटा आपको कहाँ मिलेगा? ठीक है,
अच्छा, ऊपर छूट गया, ठीक। तो ये ध्यान में रखिए। अब आता है शाला त्याग दर को लेकर के या ड्रॉप आउट रेट को लेकर के इन्हीं का। तो विभिन्न कारणों से छात्र छात्राएं अपनी कक्षा बीच में छोड़ रहे हैं, वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था। अब यदि हम उसी को देखें कि भाई किन कारणों से अथवा किस वजह से छोड़ रहे हैं, तो हमने एक चीज पाई ऐसे उसमें प्राथमिक स्तर पे कक्षा 1 से 5 मतलब प्राथमिक स्तर है, 0% हो गए, हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था, है ना। उसी में हम माध्यमिक स्तर में गए तो 6.3 हो गया, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, है ना। तो ये हमारा ऊपर कवर हो गया था, इसको हम अभी क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। अच्छा, ये ओके 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 ओके, ठीक है, ये पोर्शन हमारा यहाँ पे रिपीट हो गया है ना। यहाँ पे ये पोर्शन हमारा रिपीट हो गया है, सॉरी। ठीक है, यहाँ से चालू करते हैं। तो ये स्टार्स योजना हो गई, ये हमने यहाँ पे ऊपर कवर कर लिया, स्टार्स योजना 15 दिन की ट्रेनिंग। फिर आता है सपोर्ट फॉर टीचर परफॉर्मेंस। क्या आता है, सपोर्ट फॉर टीचर परफॉर्मेंस, कि मध्य प्रदेश के 15,598 माध्यमिक शिक्षकों को टैबलेट्स प्रदान करने की योजना बनाई है। सपोर्ट फॉर टीचर परफॉर्मेंस के तहत क्या करेंगे, हम टीचर्स को टैबलेट्स प्रदान करेंगे। क्या करेंगे, टैबलेट्स प्रदान करेंगे। बस इतना ही आपको क्या है, ध्यान में रखना है। फिर है टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, है ना, क्या बनाए गए हैं, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। द 10 एकड़ ऑफ द लैंड हैव बीन अलॉटेड इन अ मुगलिया छाप, है ना। एक टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा, उसके लिए जमीन अलोकेट की गई है ना, क्या है, जमीन अलोकेट की गई है। बिल्डिंग लेआउट डिजाइन आदि आदि क्या है, तैयार किया जा रहा है। किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है ये सब, इन्वायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन, इप्को के द्वारा। किसके द्वारा, इन्वायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इप्को के द्वारा ये तैयार किया जा रहा है, ठीक है। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन के द्वारा यह तैयार किया जा रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। फिर आता है संदीपनी विद्यालय योजना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है भाई, तो इस योजना के तहत, है ना, इस योजना के तहत इन द फर्स्ट फेज ऑफ द स्कीम 274 स्कूल्स हैव बीन डेवलप्ड एज वेल इक्विप्ड स्कूल्स, है ना। तो कितने विद्यालय विकसित किए जा रहे हैं, 274 विद्यालय विकसित किए जा रहे हैं इसके पहले राउंड में, पहले फर्स्ट फेज में। कितने संदीपनी स्कूल बनाए जा रहे हैं, फर्स्ट फेज में 274 विद्यालय बनाए जा रहे हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, to implement the recommendations of the new national education policy in the state, a well equipped Sandipni विद्यालय योजना is being implemented since 2022। ये योजना कब लॉन्च की गई थी, 2022 में लॉन्च की गई थी। ये योजना कब लॉन्च की गई थी, 2022 में लॉन्च की गई थी। कितने विद्यालय पहले फेज में बनाए जा रहे हैं, 274 विद्यालय बनाए जा रहे हैं ना, कितने, 274 विद्यालय बनाए जा रहे हैं, ठीक है। यही बात आपको ध्यान में रखना है। कितनी राशि अलोकेट की गई है, 7,316 करोड़ रुपए। कितनी, सांदीपनी विद्यालयों के लिए कितनी राशि अलोकेट की गई है, 7,316 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, ठीक है। यह आपको ध्यान में रखना। अगला है मॉडल स्कूल में स्थापना संचालन को लेकर के क्या है, तो ये मॉडल स्कूल का कॉन्सेप्ट किस वर्ष चालू किया गया था, 2011-12 में चालू किया गया था। इन स्कूलों को एक बेंचमार्क के तौर पे स्थापित किया गया, विकसित किया गया। यह इस योजना कब चालू की गई थी, मॉडल स्कूल वाली 2011-12 में चालू की गई थी। इनको बेंचमार्क के तौर पे, ये स्कूल बेंचमार्क है। स्कूल बेंचमार्क कैसे, स्टैंडर्ड्स को लेकर के, क्वालिटी को लेकर के, बाकी जो छोटे स्कूल रहते हैं, बाकी जो सरकारी स्कूल रहते हैं, वह इनका अनुसरण कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। 2015-16 से भारत सरकार द्वारा सहायता बंद होने करने के कारण अब यह योजना राज्य योजना के रूप में क्या है, पूर्ण रूप से संचालित है। पहले इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की भी फंडिंग होती थी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूर्णतः फंडिंग बंद कर दी है। मतलब ये योजना चल तो रही है, लेकिन ये योजना कैसी है ना, स्टेट सेक्टर की स्कीम है। कैसी, स्टेट सेक्टर का मतलब 100% फंडिंग कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। वर्तमान में 201 मॉडल स्कूलों में से 56 स्कूलों का संचालन संदीपनी विद्यालय के रूप में किया जा रहा है। मतलब क्या कर दिया गया, जो मॉडल स्कूल था, ये समझो मॉडल स्कूल था, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था मॉडल स्कूल। इस मॉडल स्कूल के बोर्ड में यहाँ पे क्या लिख दिया गया, संदीपनी विद्यालय, ठीक है। कितना क्या लिख दिया गया, यहाँ पे संदीपनी विद्यालय लिख दिया गया। ऐसा कितने में किया गया, तो 56 में किया गया, आउट ऑफ 201 56 में किया गया। जो बचे हुए 145 हैं वो अभी भी मॉडल स्कूल के रूप में ही संचालित हैं। जो बचे हुए 145 हैं वो अभी भी मॉडल स्कूल के रूप में ही संचालित है, ठीक है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। अब ये मॉडल स्कूल में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सब आपके पर्सपेक्टिव से काम का नहीं है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काम का नहीं है, ठीक। 24-25 में मॉडल स्कूलों में कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम 85% और 12वीं का परिणाम 81% था। मतलब 85% बच्चे पास हुए, 81% बच्चे पास हुए, ये है इसका परिणाम, है ना। परिणाम का मतलब क्या होता है, जब परिणाम इस तरीके से कलेक्टिव में बताया जाता है, उसका मतलब क्या होता है कि इतने बच्चे पास हुए, इतने बच्चे पास हुए, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। फिर आता है एक्सीलेंस स्कूल। एक्सीलेंस स्कूल का भी एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, उत्कृष्ट विद्यालयों का। तो शासकीय स्कूलों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय, विकास खंड मुख्यालय पर स्थापित एक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को किसके रूप में विकसित किया गया है,
उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया गया। मतलब जो पहले से एक स्कूल बना हुआ था उसी में यहाँ पे लिखा हुआ था शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भेटावा, है ना, तो वहां पे क्या लिख दिया गया, उत्कृष्ट विद्यालय भेटावा, क्या लिख दिया गया, शासकीय उच्चतर उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय भेटावा। ठीक है, तो ये इस कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपनाया गया। वर्तमान में जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों को अधिकतम 14 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो जो जिला स्तर पे एक्सीलेंस स्कूल रहता है उसको 14 लाख रुपए, और जो विकासखंड स्तर पे उत्कृष्ट स्कूल रहता है उसको कितना देते हैं, 10 लाख रुपए देते हैं। भाई बिना पैसे के उत्कृष्ट कैसे बनेगा, तो पैसा देंगे तब उत्कृष्ट बनेगा। ठीक है, पैसा देने पर ही क्या बनेगा, उत्कृष्ट बनेगा। तो यह बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 24-25 में जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों में जो 10वीं का परिणाम था वो इतना था, 12वीं का इतना था। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमारे ये डेटा कोई काम का नहीं है। ठीक है, अब है फैसिलिटी अलाउंस टू दिव्यांग स्टूडेंट्स, कि जो दिव्यांग छात्र रहते हैं उनके लिए भी क्या है, यहाँ पे कुछ व्यवस्था की गई है। दिव्यांग छात्रों के लिए भी यहाँ पर कुछ व्यवस्था की गई है। क्या कि इस वर्ष एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से कक्षा 9 से 12 के 9,712 दिव्यांग विद्यार्थियों को सुविधा भत्ता स्वीकृत किया गया। अब वो सुविधा भत्ता कितना दिया गया, कैसा दिया गया, वह हमारे किसी काम का नहीं है, वह डेटा हमारे किसी काम का नहीं है। कैसे दिया जाता है ना, बस समझने के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे सकते हैं, है ना, मार्गदर्शन भत्ता दे सकते हैं, वाचक भत्ता दे सकते हैं, गर्ल्स स्टाइपेंड दे सकते हैं। ऐसे कई प्रकार के माध्यम है जिनके माध्यम से दिव्यांगों को क्या है, मदद पहुंचाई जा रही है ना। ऐसे कई तरीके हैं जिनके माध्यम से दिव्यांगों को मदद पहुंचाई जा रही है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक एंड यूनिफॉर्म्स, कि कक्षा 1 से 8 तक, है ना, ये फ्री टेक्स्ट बुक और यूनिफॉर्म गणवेश वितरण कब किसके लिए करते हैं, कक्षा 1 से 8 तक के लिए करते हैं। कहाँ करते हैं, तो सभी शासकीय विद्यालय, पंजीकृत मदरसा और अनुदान प्राप्त स्कूलों में। और कितने रुपए देते हैं, 600 रुपए देते हैं, है ना, कितने रुपए, दो जोड़ी गणवेश हेतु कितने रुपए देते हैं, 600 रुपए। दो जोड़ी गणवेश 600 रुपए में नहीं आता है ना। खैर दे तो रहे हैं जितना भी दे रहे हैं, कैसे, डीबीटी के माध्यम से दिया जाता जा रहा है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि गणवेश किसके लिए देते हैं, कक्षा 1 से 8 के लिए कितना रुपया देते हैं, 600 रुपया। कितने जोड़ी के लिए, दो जोड़ी गणवेश के लिए, है ना। स्कूल ड्रेस, गणवेश मतलब स्कूल ड्रेस। 25-26 में योजना के अंतर्गत है ना 120 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था, और 9वीं से 12वीं तक के सभी वर्गों के 21,70,598 विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई। तो गणवेश और वो जो पुस्तक का कॉन्सेप्ट है वो 1 से 8 का हो गया, 9 से 12 तक के लिए पुस्तक देने का कॉन्सेप्ट है ना। उसमें कितना बजट दिया गया, कितनी संख्या में विद्यार्थियों को दिया गया, यह सब आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर है इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम, है ना, क्या है, एक इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम चालू की गई। इन दी सेशन 25-26 आइडियाज ऑफ अबाउट 55,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस क्लास 6 to 7th वर अपलोडेड ऑन दी पोर्टल, है ना, कि इतने सारे 55,247 विद्यार्थियों के विचारों को, आइडियाज को क्या कर दिया गया, सरकारी पोर्टल में अपलोड कर दिया गया, है ना। उसमें से 55,000 में से 2600 विद्यार्थियों का चयन अवार्ड हेतु किया गया, और प्रत्येक विद्यार्थी को उनके विचार का प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए 10,000 रुपए दिए गए। ठीक है, और मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्थान प्रथम प्राप्त किया। तुम्हारे लिए काम का क्या है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना में मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया था। बस इतना ही काम का तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए काम का कितना है कि इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पे इस योजना के मामले में पहला स्थान अर्जित किया। कितने रुपए दिए जाते हैं, विचार को इम्प्लीमेंटेशन पे, विचार को वर्कआउट करने के लिए 10,000 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, राइट टू एजुकेशन के तहत क्या किया गया, तो धारा 12(1)(c) है ना, ये धारा 12(1)(c) किसका है, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2010 का, है ना। राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है उसके तहत धारा 1 का सब क्लॉज सी के तहत प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक वर्तमान में 8 लाख से अधिक बच्चे क्या हो रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। इनके लिए इस वर्ष 79,000 बच्चों को निःशुल्क प्रवेश प्रदान किए गए। ये निःशुल्क कुछ नहीं होता है ना, यह निःशुल्क कुछ नहीं होता है। दरअसल क्या है, इसका पैसा सरकार वहन करती है, इसका पैसा सरकार वहन करती है। इस सत्र में फीस प्रतिपूर्ति होती है, लिखा हुआ ना देखो कि इस सत्र में फीस प्रतिपूर्ति हेतु 8.5 लाख बच्चे हेतु 489 करोड़ रुपए क्या है, प्रदान किए गए। तो वो निःशुल्क कुछ नहीं होता है। दरअसल क्या है कि आरटीई के तहत, है ना, आरटीई के तहत जो रिजर्वेशन है 25% का गरीब बच्चों के लिए
प्राइवेट स्कूलों में, उसका पैसा क्या है, प्राइवेट स्कूल को मिलता तो है, लेकिन वो पैसा पेरेंट्स नहीं देते हैं, वो पैसा सरकार देती है ना। वही बात यहाँ पर क्या है, लिखी हुई है। ठीक। फिर है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कि 48 एजुकेशनल बैकवर्ड ब्लॉक में कुल 207 है ना, कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय क्या है, सॉरी बालिका छात्रावास संचालित हैं। 207 छात्रावासों में कुल लगभग 38,000 बालिकाएं क्या हैं, रह करके पढ़ाई कर रही हैं। ठीक है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कितने संचालित है, 207 बालिका विद्यालय क्या हैं, संचालित हैं। ऐसे ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका विद्यालय हैं, ये 52 जिलों में कितने, 390 बालिका विद्यालय क्या है, संचालित है। कितने, 390 बालिका विद्यालय संचालित हैं, यह भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालक आवासीय पलायन छात्रावास क्या है, बॉयज रेसिडेंशियल माइग्रेशन हॉस्टल्स, तो ये कितने हैं, तो 66 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास क्या है, संचालित। कितने, 66। कितने, 66 इस प्रकार के हॉस्टल संचालित है जो बॉयज अथवा माइग्रेटेड लोगों के लिए क्या है, माइग्रेटेड अभ्यर्थियों के लिए, बच्चों के लिए क्या है, स्टूडेंट्स के लिए अकोमोडेशन का काम करते हैं। ठीक है। फिर है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण, रानी लक्ष्मीबाई सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, तो 24-25 में कुल 109 सॉरी 1019 विद्यालयों में लगभग 1.5 लाख बालिकाओं को और 165 छात्रावासों में इतनी बालिकाओं को क्या किया गया, प्रशिक्षित किया गया। जो नाम है वो शाम है, आपको ये सब संख्याएं याद रखने की आवश्यकता नहीं है ना, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको यह संख्याएं याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। फिर है सैनिटेशन एंड हाइजीन किट को लेकर के कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 24-25 में शासकीय माध्यमिक शालाओं में कक्षा 7 से 12 है ना में अध्ययनरत छात्राओं के लिए सैनिटरी पैड क्रय करने हेतु 300 रुपए के मान से संबंधित छात्राओं के बैंक खाते में हस्तांतरित की गई। ठीक है। कितनी, 300 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं, क्या खरीदने के लिए, सैनिटरी पैड खरीदने के लिए। ठीक है। कितने, सैनिटरी पैड खरीदने के लिए। ये 300 रुपए की राशि कितनी बालिकाओं को ट्रांसफर की गई, 18,64,423 बालिकाओं को ट्रांसफर की गई। लिटरली कहें ये बहुत अच्छी स्कीम है, ये क्या है, एक बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि ये वही एज ग्रुप है जहाँ पे साला त्याग की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। इन्हीं सब कारणों से। इसके अलावा सरकार क्या कर रही है, साइकिल बांट रही है। साइकिल बांटने की योजना कब से चल रही है, 2004-5 से चल रही है ना, 4-5 से। किसको बांटती है, तो कक्षा 6वीं और कक्षा 9वीं में अध्ययनरत है ना, कक्षा 6वीं और कक्षा 9वीं में अध्ययनरत ऐसे बालक बालिकाओं के लिए जिनके गांव में कोई माध्यमिक और हाई स्कूल संचालित नहीं है। तो भाई माध्यमिक और हाई स्कूल तुम्हारे गांव में नहीं है, मतलब तुमको माध्यमिक और हाई स्कूल के एजुकेशन के लिए दूसरे गांव जाना पड़ेगा। दूसरे गांव तुम पैदल चल के जा नहीं सकते हो, तो तुमको क्या दी जाएगी, साइकिल दी जाएगी। तो ऐसे लोगों के लिए क्या, ऐसे बालिकाओं के लिए क्या है, बालकों के लिए क्या है, साइकिल वितरण कार्यक्रम 2004-5 से शिवराज साहब के ज़माने से क्या है, संचालित है। ठीक है। इसके लिए तय क्या किया गया भाई, तो इस योजना का लाभ 6वीं और 9वीं में प्रथम प्रवेश पर एक ही बार मिलता है ना, मतलब जब आप 6ठी कक्षा में प्रवेश करेंगे तब आपको साइकिल दे दी जाएगी, है ना, एक ही बार साइकिल मिलेगी। ऐसा नहीं कि तुम 7वीं में जाओगे फिर साइकिल, 8वीं में फिर साइकिल, इसलिए तोड़ मत देना उसको, है ना। और ये किनको दी जाती है, जिनके गांव में सरकारी, जिनके गांव में माध्यमिक और हाई स्कूल नहीं है, एक बात। और दूसरा कि उनके गांव में तो नहीं है, लेकिन जो दूसरे गांव में है वो 2 किलोमीटर या उससे अधिक दूर है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे गांव में नहीं है लेकिन बगल के गांव में है, और बगल का गांव 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर है, तो फिर आपको साइकिल नहीं मिलेगा। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये कितने लोगों को साइकिल बांट दी गई, कितने रुपए बांट दिए गए, ये सबका कोई मतलब नहीं है। फिर है सुपर 100 योजना, ये काम का है हमारे कि योजना अंतर्गत प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को चयन परीक्षा में सम्मिलित हेतु पात्र माना जाएगा। ठीक है। तो सुपर 100 योजना का लाभ लेने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो। 10वीं पास की बात नहीं की गई, 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो तो आप सुपर 100 योजना का लाभ ले सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं आप, सुपर 100 योजना का लाभ ले सकते हैं। अब सुपर 100 योजना कर क्या रही है, तो सुपर 100 योजना के तहत इंजीनियरिंग और मेडिकल आदि संबंधी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसके लिए कोचिंग उपलब्ध करवाई जाती है। इंजीनियरिंग और मेडिकल बोले तो मतलब जेई और नीट, है ना, जेई और नीट, इनके लिए क्या है, कोचिंग उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है। अब इसमें कितने बच्चों ने लाभ लिया वो सब हमारे काम का नहीं है। फिर है टैलेंटेड स्टूडेंट इंसेंटिव स्कीम्स, टैलेंटेड स्टूडेंट्स इंसेंटिव स्कीम के तहत या प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 24-25 के दौरान माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की बोर्ड परीक्षा में
75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 94,000 शासकीय तथा निजी स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों को कंप्यूटर क्रय करने हेतु वित्तीय वर्ष 25-26 में 25,000 रुपए की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई। तो ये प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजना, टैलेंटेड स्टूडेंट्स इंसेंटिव स्कीम के तहत क्या करते हैं कि ऐसे सभी छात्र जो माध्यमिक शिक्षा मंडल से जुड़े हुए हैं, फिर प्राइवेट स्कूल के हों सरकारी स्कूल के हों, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, दोनों के चलेंगे। बस होना क्या चाहिए, बोर्ड क्या हो, माध्यमिक शिक्षा मंडल हो, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो उसके तहत यदि आपने पढ़ाई करी है और आपने क्या किया है 75% अंक अर्जित किए हैं ना, आपने क्या किया है कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में आपने 75% अथवा उससे अधिक अंक अर्जित किए हैं, तो आपको 25,000 रुपए दिए जाएंगे। क्या खरीदने के लिए, लैपटॉप खरीदने के लिए, कंप्यूटर खरीदने के लिए। और इसके तहत 235 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए, है ना, कितने, 235 करोड़ रुपए। और कितने लाभार्थी हुए उससे, 94,300 बच्चे लाभार्थी हुए, ठीक है। फिर है कंसोलिडेटेड स्कॉलरशिप स्कीम। ये कंसोलिडेटेड मतलब क्या है, कई सारे विभाग कंसोलिडेट हो रहे होंगे, समेकित हो रहे होंगे। कौन से, स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति कल्याण, जनजाति कार्य, विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, ठीक है। इतने सारे विभाग क्या है कंसोलिडेट होकर के, 6 विभाग कंसोलिडेट होकर के 20 प्रकार की छात्रवृत्तियां प्रदान कर रहे हैं। कितनी, 20 प्रकार की छात्रवृत्तियां प्रदान कर रहे हैं। किसके माध्यम से, ऑनलाइन तरीके के माध्यम से। ये ऑनलाइन तरीके के लिए क्या बना हुआ है, एजुकेशन पोर्टल का 3.0 वर्जन, है ना, क्या, एजुकेशन पोर्टल का 3.0 वर्जन क्या है, बना हुआ है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगला है 25-26 में कुल 61 लाख विद्यार्थियों को लगभग 351 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति के रूप में क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। डेटा हमको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर है स्कूटी बांटो योजना, है ना, फिर क्या आता है, स्कूटी बांटो योजना, स्कूटी वितरण योजना। तो प्रदेश में संचालित किसके लिए, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं एवं बालकों को निःशुल्क स्कूटी दी जाएगी, ठीक है। क्या है भाई, किनको, हायर सेकेंडरी मतलब 12th, प्रथम स्थान बोले फर्स्ट रैंक लगी है। कहाँ पे फर्स्ट रैंक लगी है, आपके आपके स्कूल में लगी है। और बालक और बालिका दोनों, बालक और बालिका दोनों, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे छात्र छात्राएं प्राप्त होंगे जो प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग, जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत संचालित हायर सेकेंडरी शाला में नियमित विद्यार्थी के रूप में पढ़ाई किए हों, एक। दूसरा, एमपी बोर्ड से पढ़ाई किए हों। तीसरा, हायर सेकेंडरी के स्कूल में किसी भी संकाय मतलब साइंस हो गया, मैथ हो गया, बायो हो गया, सॉरी कॉमर्स हो गया, आर्ट हो गया, किसी भी संकाय में अपनी शाला में नियमित परीक्षार्थी के रूप में आपने क्या किया हो, टॉप किया हो। आप अपने स्कूल के टॉपर होने चाहिए 12वीं में किसी भी उसमें सब्जेक्ट से, ठीक है। तो वो पैसे दिए जाएंगे, इसके लिए कितने रुपए हैं भाई, 90,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं ना। क्या है, तो विद्यार्थी द्वारा आईसीई स्कूटर मोटरसाइकिल का चयन किया जाता है, तो उसके लिए 90,000 रुपए दिए जाते हैं। और यदि विद्यार्थी द्वारा ई स्कूटी का चयन किया जाता है तो उसके लिए 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। आईसीई स्कूटर का चयन करते हैं तो 90,000, वरना यदि ई स्कूटी का चयन करते हैं तो 1,20,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। अब इस हेतु 100 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान 24-25 में किया गया था। कितने रुपए का, 100 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान 24-25 में किया गया था। यह आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कितने का, 100 करोड़ का। अब आता है साइंटिफिक एंड कल्चरल एक्टिविटीज को लेकर के। तो योजना, अंडर द स्कीम विद द एम ऑफ डेवलपिंग द क्रिएटिव एंड साइंटिफिक टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना, छात्रों के रचनात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए, है ना, छात्रों के रचनात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के उद्देश्य से विद्यालय स्तर पर विभिन्न पर्यावरण, देशभक्ति, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान, आजादी का अमृत महोत्सव आदि 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 ढेर सारे कार्यक्रम क्या है संचालित किए जाते रहते हैं, ताकि विद्यार्थियों में क्या हो सके, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो सके, एक। दूसरा, एक क्रिएटिविटी उनके अंदर आ सके, नवाचार का क्या हो सके, विकास हो सके, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेशनल टीचर वेलफेयर भी बनाया गया। तो प्रदेश से 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु भारत सरकार द्वारा चयनित किया गया। इन शिक्षकों को माननीय राष्ट्रपति के द्वारा कर कमलों द्वारा 1-1 लाख रुपए की क्या है, राशि प्रदान की गई, ठीक है। तो 2 शिक्षकों को, मध्य प्रदेश के 2 टीचर्स को क्या मिला, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला। राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया, 1-1 लाख रुपए का क्या दिया, सम्मान प्रदान किया, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको। वहीं राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार में 14 शिक्षकों का चयन किया गया और उनको कितने रुपए की राशि दी गई,
25,000 रुपये की राशि प्रदान की गई। तो राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा पुरस्कार, राज्य स्तर पर शिक्षक पुरस्कार, राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रपति द्वारा 1 लाख 2 लोग को, यहाँ पे राज्य स्तर पे 25,000, और कितने लोग को, 14 लोग को, ठीक है। फिर है अनुगूंज कार्यक्रम। क्या है अनुगूंज कार्यक्रम? तो अनुगूंज कार्यक्रम 28 अक्टूबर 2025 से संचालित किया जा रहा है ना। और कहाँ पे संचालित है? शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल में। इसको आप शॉर्ट में कह लीजिए एक्सीलेंस स्कूल, है ना। कहाँ पे? एक्सीलेंस स्कूल आपका भोपाल में है, शिवाजी नगर में। वहां पे इसको क्या है, संचालित किया जा रहा है अनुगूंज कार्यक्रम को। क्या करते हैं इसके तहत? इसमें वाद्य संगीत, स्वर संगीत, भरतनाट्यम, कथक आदि 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 क्या है, आयोजन किया गया, जिसमें राज्य व राष्ट्र स्तर के मेंटर्स के मार्गदर्शन में 600 विद्यार्थियों ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। तो कल्चरल एक्टिविटीज का आयोजन किया जाता है, उसमें पार्टिसिपेंट्स मतलब विद्यार्थी भाग लेकर के क्या है, कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संबंधी कुछ और काम किए गए। क्या काम किए गए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्थानीय भाषाओं के समावेश के रूप में राज्य द्वारा 49 पुस्तकों को प्रदेश की 12 भाषाओं में अनुवादित करते हुए, प्रदेश की 12 भाषाएं क्या है भाई? ऐसा तो है नहीं मध्य प्रदेश में मतलब सिर्फ हिंदी बोली जा रही है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी बोलियां बोली जा रही हैं, उनमें अनुवादन अनुवादन किया जा रहा है, ठीक है। तो कितनी पुस्तकों को अनुवादित किया गया? 49, है ना। कितनी? 49। यह क्यों किया जा रहा है? जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है, त्रिभाषा सूत्र है ना। क्या है? थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, मतलब हिंदी, क्षेत्रीय भाषा और स्थानीय भाषा में तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे फायदा अधिकांशतः किसको होगा? जो 89 ट्राइबल ब्लॉक्स हैं उनको अधिक फायदा होगा। क्यों? क्योंकि ट्राइबल एरियाज में हिंदी भी अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, अंग्रेजी तो दूर की बात है। तो फिर उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो वो है डायलेक्ट है, बोली है, उसमें क्या करो, उसको ट्रांसलेट कर दो। 49 बुक्स को क्या किया गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ईसीसीई, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसके बारे में हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था। स्टार्स योजना के तहत प्री प्राइमरी के क्लासेस आर बीइंग ओपनड इन 4,473 schools. Additionally, pre-primary schools are also operated in 161 PMC schools, है ना। तो जो PMC विद्यालय हैं उनके तहत, संदीपनी विद्यालय हैं उनके तहत, और अन्य प्राथमिक जो शासकीय विद्यालय हैं उनके तहत क्या संचालित किया जा रहा है? ईसीसीई को संचालित किया जा रहा है। मतलब सामान्य भाषा में कहें तो आंगनवाड़ी केंद्रों को संचालित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? आंगनवाड़ी केंद्रों को संचालित किया जा रहा है, ठीक है। यह आप ध्यान में रखेंगे। अगला इसमें क्या है कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान अंडर द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के अंतर्गत अभ्यास पुस्तिका एवं शिक्षक मार्गदर्शिका का निर्माण एवं प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके अलावा लर्निंग किट और फ्लोर गेम्स उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी द्वारा विकसित सहायक शिक्षण सामग्री किट जादुई पिटारा, ये काम का क्वेश्चन है हमारे, क्या काम का इसमें? तो द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग द जादुई पिटारा ऑक्सिलरी टीचिंग मटेरियल, ये क्या है? सहायक शिक्षण सामग्री है। जादुई पिटारा क्या है? जादुई पिटारा सहायक शिक्षण सामग्री है। किसने विकसित किया इसको? एनसीईआरटी ने विकसित किया है। और किनको दिया जा रहा है? स्कूल टीचर्स को दिया जा रहा है। जादुई पिटारा क्या है? स्कूल शिक्षण सामग्री है। स्कूल शिक्षण सहायक सामग्री क्या है? स्कूल शिक्षण सहायक सामग्री है, ठीक। ये ध्यान में रखना। अगला, फेस टू फेस ट्रेनिंग was organized for about 1.78 lakh teachers of the state. Spot assessment of about 1.5 lakh teacher is done every month through the monitoring app शिक्षा MPF। एक क्या बनाया गया? शिक्षा मध्य प्रदेश ऐप बना दिया गया। उसके माध्यम से टीचर्स को फेस टू फेस ट्रेनिंग प्रोवाइड करके बाद में उनकी क्या की जाती है? एप्लीकेशन के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाती है, ठीक है। तो यह भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के अंतर्गत विभिन्न थीम्स जैसे, है ना, विभिन्न थीम्स जैसे सेव वाटर, सेव एनर्जी, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कुल 27,93,211 वृक्षारोपण किए गए। तो अलग अलग कार्यक्रम स्कूलों में चल रहे हैं, और इन अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से कहीं पानी बचा रहे हैं, बच्चों को उसका शिक्षा दे रहे हैं, कहीं ऊर्जा बचाने की शिक्षा दे रहे हैं, कहीं प्लास्टिक से पर्यावरण बचा रहे हैं, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक के माध्यम से, और कहीं पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया जा रहा है, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे।
इसके अलावा शिक्षक प्रशिक्षण के तहत और क्या है, तो एनसीईआरटी के डिजिटल टीचर ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म निष्ठा। अब निष्ठा क्या है, बस इतना ध्यान में रखना है आपको। निष्ठा क्या है, एनसीईआरटी का डिजिटल टीचर ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है। निष्ठा क्या है, डिजिटल टीचर ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके तहत मध्य प्रदेश के 3 लाख टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई। ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो बातें दी हुई हैं वह हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काम की नहीं है ना, वह हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काम की नहीं है कि कितने स्कूलों में आईसीटी लैब बना हुआ है, कितने स्कूलों में स्मार्ट क्लास बना हुआ है। ये डेटा आपको कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगला जो काम का हमारे वो क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2030 तक देश को पूर्ण साक्षर करने के उद्देश्य से, कब तक में, वर्ष 2030 तक में देश को क्या करना है, पूर्ण साक्षर करना है। जिस दिन तुम क्या समझ जाओगे, साक्षरता की परिभाषा समझ जाओगे, है ना, जिस दिन तुम साक्षरता की परिभाषा समझ जाओगे ना, उस दिन तुमको लगेगा कि हम इतने गधे हैं कि अभी तक इस साक्षरता की सबसे घटिया परिभाषा में हम फिट नहीं बैठ पाए हैं, है ना। साक्षरता की परिभाषा कहती है कि यदि आप 7 वर्ष से अथवा उससे अधिक उम्र के हैं और आपको अपना नाम लिखना आता है और उसी नाम को बाँचना आता है ना, मतलब उसी नाम को बाँचना नहीं लिखा हुआ उसमें परिभाषा में, उसमें लिखा हुआ कि आपको अपना नाम लिखना आता है और ये जो सामने लिखा हुआ है इसको बाँचना आता है। मतलब यदि यहाँ पे आपका नाम लिखा तो वो बाँच पा रहे हैं आप, यही तो बात है, ठीक है। तो नाम लिखना आता है और बाँचना आता है तो आप क्या हैं, साक्षर हैं। अब हालात ये हैं कि हम 80 सालों में ये भी नहीं करवा पाए। अभी जाकर के मेघालय और केरल जैसे राज्यों ने बोलना चालू किया कि हमारे यहाँ 100% लोग अब ये काम कर लेते हैं, ठीक है। खैर, हमारा विषय नहीं हो। तो क्षेत्रों के 15 वर्षों से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों को जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए और औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह गए, उनकी निरक्षरता उन्मूलन हेतु 1 अप्रैल 2022 से उल्लास कार्यक्रम चलाया गया है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। अब काम का बात क्या है यहाँ पे, दो बातें काम की। एक कि पूर्ण साक्षरता कब तक में हासिल करनी है, 2030 तक में। दूसरा, उल्लास कार्यक्रम क्या है, उल्लास कार्यक्रम एक साक्षरता अभियान है जो प्रौढ़ शिक्षा पर क्या है, केंद्रित है, और यह 1 अप्रैल 2022 से संचालित है। यही बात थी इसमें, है ना। ये क्या है, एक साक्षरता कार्यक्रम है और 1 अप्रैल 2022 से संचालित है, ठीक है। इसमें 2025-26 में मध्य प्रदेश के शारीरिक शिक्षा योजना अंतर्गत विभिन्न खेलों की राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। अब ये हमारे काम का नहीं है भाई, यहाँ पे मध्य प्रदेश में बहुत सारी खेल प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, है ना, अलग अलग जिलों में होती रहती हैं, अलग अलग आयु स्तर के लिए होती रहती हैं। वही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अलग अलग संख्या में खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं, यह सब इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है, लेकिन यह हमारे काम का नहीं है। अब हमारा आता है उच्च शिक्षा विभाग, ये इंपॉर्टेंट है ना। अब हमारा आता है उच्च शिक्षा विभाग, जो कि हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंस रखता है ना। अब क्या आता है हमारा, उच्च शिक्षा विभाग आता है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है ना। ठीक, इसमें क्या है, द डिटेल्स ऑफ द एडमिशन इन अ कॉलेज ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑपरेटेड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। यहाँ पे दिया भाई, जो कॉलेज ऑपरेट हो रहे हैं सरकार के दायरे में, सरकार के दायरे में गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट दोनों कॉलेज होते हैं, मतलब निजी कॉलेज भी सरकार के दायरे में है, निजी यूनिवर्सिटी भी सरकार के दायरे में ही होता है। और इसीलिए तो आपने यूनिट 9 में क्या पढ़ा हुआ है, निजी विश्वविद्यालय अधिनियम क्या बना हुआ है, निजी विश्वविद्यालय अधिनियम भी बना हुआ है। खैर, तो उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत महाविद्यालयों का पिछले 5 वर्षों का ब्यौरा इस प्रकार का है। ये ब्यौरा आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना, ये ब्यौरा आपको बिल्कुल भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये ब्यौरा आपको बिल्कुल भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, फिर आगे आता है आपका इसी में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत हमने देख लिया कि ये जो डेटा दिया हुआ है, ये डेटा हमको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। मतलब इसमें कितने एडमिशन हुए वही तो दिया हुआ है, वो हमारे कोई मतलब का नहीं। अगला, यहाँ पे योजनाएं दी हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ये योजनाएं हमने नोट्स में ऑलरेडी कवर की हुई हैं, ये योजनाएं हमने नोट्स में ऑलरेडी कवर की हुई हैं, बट इनको हमको यहाँ पे याद रखने की सॉरी, यहाँ पे भी हमको करंट के पर्सपेक्टिव से थोड़ा याद रखने की आवश्यकता है। पहला है गाँव की बेटी योजना। तो योजना का उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत प्रतिभावान छात्राओं की शिक्षा का स्तर बढ़ाने, किन कहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्रों में, एक है ना, क्या करना है, शिक्षा का स्तर बढ़ाना, उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना, आर्थिक सहायता देना। क्या करना है, आर्थिक सहायता देना है। तो गांव की बेटी योजना, ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वो क्या हो सकें, हायर एजुकेशन के लिए आकर्षित हो सकें।
उसी के समकक्ष एक योजना होती है प्रतिभा किरण योजना। क्या है? प्रतिभा किरण योजना। वो गांव के लिए थी, ये शहर के लिए है। बाकी उद्देश्य सब कुछ सेम है। बाकी उद्देश्य क्या है? सब कुछ सेम है। बस वो क्या है, गांव की बेटी योजना गांव के लिए है, ग्रामीण बालिकाओं के लिए, और ये प्रतिभा किरण योजना शहरी बालिकाओं के लिए है, शहरी गरीब बालिकाओं के लिए। ठीक है। फिर है अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांग शोधार्थियों को शोध छात्रवृत्ति योजना एक संचालित की जा रही है। क्या है इसमें? कि योजना का उद्देश्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत SC ST संवर्ग के विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करना है। जैसा नाम वैसा काम, भाई नाम में ही बता दिया था स्पष्टता, उन्होंने काम भी वही करेंगे। अब इसके तहत क्या किया जा रहा है? तो इस योजना के तहत 25-26 में 5.59 करोड़ का रुपए का प्रावधान किया गया था, और 31 मार्च 2025 तक की बात करें, है ना, इस सर्वे के हिसाब से, जो सर्वे हम पढ़ रहे हैं उसके सर्वे के हिसाब से बात करें, तो 31 मार्च 2025 तक 324 पात्र लोग इसमें निकल करके आए थे। कितने? 324 पात्रों को इसमें पैसा प्रदान किया गया। ठीक है। अगर ये सब डेटा हमको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, योजना क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उतना पर्याप्त है। फिर है लेबोरेटरी अपग्रेडेशन एंड लाइब्रेरी डेवलपमेंट स्कीम, प्रयोगशाला उन्नयन एवं पुस्तकालय विकास योजना। क्या है? प्रयोगशाला उन्नयन एवं पुस्तकालय विकास योजना। वर्तमान परिदृश्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता की वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रयोगशालाओं को उन्नयन हेतु वित्तीय वर्ष 25-26 हेतु राशि 16 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितने का? 16 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब ये का नाम क्या है भाई? प्रयोगशाला उन्नयन एवं पुस्तकालय विकास योजना। कॉलेजों में क्या किया जाएगा? लेबोरेटरी का अपग्रेडेशन किया जाएगा। आपको ही पता है आपके कॉलेज में लाइब्रेरी कैसी खराब रहती है, तो उसको अपग्रेड करना, और दूसरा लाइब्रेरी को क्या करना? विकसित करना। इसके लिए क्या किया गया? 16 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। 16 करोड़ रुपए पंजीरी है, किसी को बराबर नहीं मिल पाती है ना। इतने सारे कॉलेज के लिए 16 करोड़ रुपए का प्रावधान कुछ नहीं होता। खैर, तो ये इसमें से उसमें से फिर क्या कर दिया गया, क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या कितना किसको दिया गया, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि हमारे काम का नहीं है ना। किसका राशि कितना दिया गया किसको, वो हमारे काम का नहीं है। ठीक है। फिर है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति योजना। तो जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनको विदेश अध्ययन हेतु कितने रुपए दिए जा रहे हैं? $40,000 अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? यदि आप प्रतिभाशाली छात्र हैं, आप विदेश अध्ययन करना चाहते हैं, विदेश के कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, तो प्रदेश सरकार आपको मदद करेगी। कितने रुपए के माध्यम से? 40,000 अमेरिकी डॉलर के माध्यम से। कितने? 40,000 अमेरिकी डॉलर के माध्यम से मदद करेगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको प्रदेश का निवासी होना, मूल निवासी होना क्या है? जरूरी है। ठीक है। इसके लिए कितना प्रावधान किया गया था? मात्र 3 करोड़ का प्रावधान किया गया था। कब? 25-26 में। 25-26 में कितने का? 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। ठीक। और ये वर्ष 2025 में राशि लगभग 42 लाख रुपए आवंटित करके योजना का लाभ 3 अभ्यर्थियों को प्राप्त हो चुका है ना। तो वर्ष 2025 में 3 लोगों ने इसका लाभ उठाया, और उन 3 के बीच में कितनी राशि गई? 42 लाख रुपए गई। ठीक है। फिर स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना, स्वामी विवेकानंद करियर गाइडेंस स्कीम आपके कॉलेज में बिल्कुल चलता रहा होगा, आपने भी इसको देखा होगा। ठीक है। तो 25-26 में इस योजना के लिए 30 लाख रुपए का खर्चा रखा गया था, राशि आवंटित की गई थी। इस अवधि में प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में 4,851 विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम पूर्ण करने के अंतर्गत प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाया गया। ये काम का है हमारे, है ना। तो स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के तहत 25-26 में 4,851 लोगों को बच्चों को रोजगार, स्टूडेंट्स को रोजगार उपलब्ध करवाया गया। ठीक है। तो ये हमारे काम का है, उसको ध्यान में रखेंगे। फिर निःशक्त विद्यार्थियों को सुविधाएं, तो अलग अलग सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन इन सुविधाओं के लिए पैसा दिया जाता है। कितना? 1,500 रुपये प्रति माह, है ना। निःशक्त विद्यार्थियों को 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं, ताकि वह अपना खर्चा अपने तरीके से प्राप्त कर सके। इसी प्रकार निःशक्त विद्यार्थियों को निःशुल्क आवास की सुविधा भी दी जाती है। अब निःशुल्क आवास की सुविधा में आवास नहीं दिया जाता, पैसा दे दिया जाता है। कैसे? तो यदि आप नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं, तो 500 रुपये दे दिया जाएगा, ताकि आप अपना क्या निकाल सकें? किराया भत्ता निकाल सकें। और यदि आप नगर पालिका क्षेत्र में रहते हैं, तो 300 रुपये दिया जाएगा, ताकि अपना क्या कर सकें? आप किराया निकाल सकें। ठीक है। अकोमोडेशन का खर्चा। इसके लिए मात्र कितना किया गया था? 25-26 में 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है रूसा। रूसा आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन्ड भी है, कि भारत सरकार द्वारा रूसा के नए चरण को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ जोड़ते हुए जून 2023 में उसको क्या बना दिया गया? पीएम ऊषा बना दिया गया। ये बात हमने रूसा ऊषा वाली क्लास में क्या है? ऑलरेडी पढ़ी हुई है ना। ये बात हमने रूसा ऊषा वाली क्लास में
पढ़ी हुई है। इसको अप्रूवल कब दिया गया है ना, इसको अप्रूवल कब तक के लिए दिया गया, 31 मार्च 2026 तक के लिए। कब तक के लिए, 31 मार्च 2026 तक के लिए इसको अप्रूवल दिया गया था। इसी तक का क्यों, क्योंकि यहाँ से नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो जाएगा और नए फाइनेंशियल के नया अप्रूवल आ जाता है, ये इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है। रूसा के चरण 1 और चरण 2 में, फेज 1 फेज 2 में अब तक 102 संस्थानों को विभिन्न कंपोनेंट्स में 539 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा चुका है। हमने जब रूसा पढ़ा था तब उसमें हमने देखा था कि यह ग्रांट्स प्रदान करने के लिए ही है मूलतः, है ना, अनुदान। अब ये अनुदान कैसे दिया जा रहा है, तो हमने देखा भाई कि 102 संस्थानों को 539 करोड़ रुपए का अनुदान 25-26 में बांटा गया है ना, वितरित किया गया। अब वो जो रूसा का अगला फेज आया, नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत पीएम ऊषा हुआ, जो जून 2023 में नाम बदल दिया गया 2020 की एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए, और इसके तहत वित्तीय वर्ष 25-26 में 300 करोड़ रुपए रखे गए। पीएम ऊषा के तहत 25-26 में कितने करोड़ रुपए रखे गए थे, 300 करोड़ रुपए रखे गए थे, है ना। तो यह आपको ध्यान में रखना है, बाकी उसमें कुछ भी काम का नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारे काम का कुछ भी नहीं है। फिर आता है एमपी हायर एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक फंडेड, ये यूनिट 4 का हिस्सा है। ये कहाँ का यूनिट है आपके, यूनिट 4 में दिया हुआ है विभिन्न संस्थान और उनका मध्य प्रदेश से कोरिलेशन। तो ये वही है वर्ल्ड बैंक फंडेड के संबंध में। तो वित्त बैंक पोषित परियोजना के अंतर्गत 25-26 में कुल 1544 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया। ठीक है। मध्य प्रदेश में एजुकेशन सेक्टर में वर्ल्ड बैंक द्वारा 1544 करोड़ रुपए की क्या करवाई गई, फंडिंग करवाई गई। ठीक। इसके तहत क्या हुआ, तो विशेष रूप से 10 महाविद्यालयों में डिजिटल स्टूडियो स्थापित किए गए। 15 जो आपके वो हो गए है ना, पीएम श्री महाविद्यालय क्या है, पीएम श्री महाविद्यालय जो हैं 57, उनमें व्यवस्थाएं की गई, क्या, वाटर कूलर और आरओ सिस्टम, है ना। इसके अलावा है ना, ये आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, एक कि 10 कॉलेज में आपको क्या किया गया, डिजिटल स्टूडियो बना दिए गए। फर्नीचर की व्यवस्था कहाँ की गई, 57 पीएम श्री कॉलेजेस में। वाटर कूलर आरओ सिस्टम कहाँ लगाया गया, 7 कॉलेजेस में लगा दिया गया। और 200 कॉलेजों में क्या कर दिया गया, वर्चुअल क्लासरूम स्थापित कर दिए गए। ये सब पैसा कहाँ से आया, वर्ल्ड बैंक से आया। कितना आया, 1544 करोड़ रुपए आया। ठीक है। आपके लिए काम का बस कितना है, इतना लाइन है ना, ये यहाँ पे कुछ भी काम का नहीं है। ठीक। चलिए, अगला आता है हमारा विभाग की कुछ अन्य उपलब्धियां। उच्च शिक्षा विभाग जो है ना, उसकी अन्य उपलब्धियां क्या रही, तो डिजिटल शिक्षा एवं नवाचार हेतु क्या रहा, तो स्वयं पोर्टल पर उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को मॉडल स्टेट घोषित किया गया। यदि तुम किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, तुमको ये पता होगा, है ना, किसी कॉलेज में यदि तुम पीजी कर रहे हो, तुमको पता होगा कि कॉलेज वालों की तरफ से लगातार फोर्स किया जाता है ना, लगातार फोर्स किया जाता है स्टूडेंट्स को कि स्वयं पोर्टल में जा करके रजिस्ट्रेशन करो। दरअसल किसके लिए किया जाता है वो, इसी काम के लिए, कि जितने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होंगे उससे पता चलेगा कि मध्य प्रदेश क्या है, शिक्षा के मामले में बहुत आगे जा रहा है। सब बच्चा वहाँ पे क्या हो गया, उसमें रजिस्टर हो गया स्वयं पोर्टल में, घर में बैठ करके स्वयं पोर्टल के माध्यम से सब कुछ पढ़े ले रहा है ना। इसीलिए क्या है, ये काम करवाया जाता है, तुमको पता नहीं चलता क्यों करवा रहे हैं। अब देखो, तुमसे फोर्स करवा के स्वयं पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, और इससे मध्य प्रदेश क्या बन गया, मॉडल स्टेट बन गया, है ना, स्वयं पोर्टल पे। खैर, 15,59,000 से अधिक विद्यार्थियों ने अपार आईडी पंजीयन हो चुका है। अब ये क्या हुआ भाई, अपार आईडी जैसी चीज के बिना क्या पहले एडमिशन नहीं हो रहे थे, सब हो रहे थे, सब हो रहा था। सरकार ने फालतू की एक आईडी वहां पे घुसेड़ दी, बोले अपार आईडी बनाएंगे, अपार आईडी बनाएंगे। अभी क्या हो रहा है, एडमिशन प्रोसेस चल रही है जैसे चलती थी, बस उसमें क्या चाहिए, अब आपको अलग से अपार आईडी चाहिए। डेटा को क्या किया जा रहा है, इंटीग्रेट किया जा रहा है, डेटा कलेक्शन हो रहा है हर जगह। सरकार क्या कर रही है, हर जगह डेटा कलेक्शन कर रही है आपका। सरकार ने अपार आईडी नामक एक डेटा कलेक्शन कर लिया। ठीक है, तो वो उसके माध्यम से हो रहा है। खैर, तो ये अपार आईडी बनवाने को फोर्स किया गया। कितने लोगों बना चुके हैं अब तक, 15,59,000 से अधिक बच्चों की अपार आईडी बन चुकी है। फिर है प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस कितने जिलों में चल रहा है, 55 जिलों में। कितने में, 55 जिलों में। चालू कहाँ से हुआ था, इंदौर से। कहाँ से, इंदौर से। अटल कॉलेज है इंदौर में, वहां से चालू हुआ था। फिर शैक्षणिक अधोसंरचना निवेश को लेकर के क्या है, तो पीएम ऊषा के अंतर्गत 8 विश्वविद्यालय और 37 कॉलेजेस के लिए 565 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। ये काम का है, ध्यान में रखना है। पीएम ऊषा के तहत 565 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, काय के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ठीक।
दूसरा इनोवेशन स्टार्टअप के संबंध में क्या है, तो प्रदेश के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में कितने इंक्यूबेशन सेंटर बने हुए हैं, 47 इंक्यूबेशन सेंटर बने हुए हैं काम का एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। 174 स्टार्टअप चालू हो चुके हैं वहां से, और 22 पेटेंट भी दर्ज हो चुके हैं। ठीक है, काम की बातें क्या हैं, 47 इंक्यूबेशन सेंटर, 174 स्टार्टअप, 22 पेटेंट। ठीक। फिर है क्वालिटी असेसमेंट को लेकर के क्या है, तो 205 महाविद्यालयों का नैक मूल्यांकन किया गया NIRF 2024 में। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से नैक मूल्यांकन कितने का हुआ, 205 का। अगला इंपॉर्टेंट काम क्या है, NIRF 2024 में DAVV, IIT इंदौर, IIT सॉरी ट्रिपल IIT हो गया, इसके अलावा IIT इंदौर, और राष्ट्रीय स्तर पर 150 से 200 के बैंड में स्थान प्राप्त किया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का 150 से 200 के बैंड में कितने संस्थान रहे, 3 रहे। कौन कौन सा, ये लिखे हुए हैं। 150 से 200 के बैंड में 3 संस्थान रहे NIRF 24 में, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। NIRF का लेटेस्ट डेटा हमने ऑलरेडी क्या है पढ़ा हुआ है हमारी यूनिट 1 की क्लास में, यूट्यूब में यहीं पे क्लास अपलोडेड है। फिर है इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन एंड लिंग्विस्टिक कोर्सेज को संबंध में, तो राज्य में 22 भारतीय भाषाओं और 4 विदेशी भाषाओं में क्रेडिट आधारित प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा और भाषाई पाठ्यक्रम के अंतर्गत 22 भारतीय भाषा, कौन सी, शेड्यूल 8 की, शेड्यूल 8 की 22 भारतीय भाषाएं और 4 विदेशी भाषाओं में क्या किए जा रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। फिर है स्किल बेस्ड एजुकेशन के संबंध में, तो IIT दिल्ली के सहयोग से 55 विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, किसके सहयोग से ये काम है, हमारे काम का है, IIT दिल्ली के सहयोग से 55 महाविद्यालयों में AI और फिनटेक आधारित 90 घंटे के प्रमाण पत्र कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। ठीक है, यदि आप 90 घंटे का इनका क्या करेंगे, कोर्स अटेंड करेंगे, तो आपको बाद में क्या दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा कि आप AI और फिनटेक में क्या है, ट्रेंड है, नॉलेज रखते हैं। फिर नवीन महाविद्यालयों की स्थापना, है ना, सॉरी विश्वविद्यालयों की स्थापना, तो एक क्रांतिकारी टंटा भील विश्वविद्यालय खरगोन में स्थापित किया गया। दूसरा क्रांतिकारी तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना में स्थापित किया गया। रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर में स्थापित किया गया। यह 3 नए विश्वविद्यालय भी पिछले साल स्थापित किए गए थे, यह भी आपको पता होने चाहिए। अगला तकनीकी एवं कौशल विकास के संबंध में 3 हिस्से थे, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी कौशल, तो 2 हिस्से हो गए, आखिरी हिस्सा आता है तकनीकी कौशल को लेकर के। तो तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा संचालनालय के अंतर्गत राज्य में विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक कार्यक्रमों में, है ना, विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक कार्यक्रम क्या है, जो आपका ITI डिप्लोमा चलता है, यही है दरअसल, है ना, क्या है, ITI डिप्लोमा। वहां पे ढेर सारे स्टूडेंट्स ने प्रवेश लिया, कितने स्टूडेंट ने प्रवेश लिया वो हमारे काम का नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 वर्ष के डिप्लोमा से लेकर के 4 वर्ष के डिग्री कोर्स तक क्या है संचालित हो रखे हैं, किसके तहत, तकनीकी और तकनीकी और कौशल शिक्षा के तहत। ठीक है, तकनीकी और कौशल शिक्षा के तहत डिग्री और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स क्या है, सब कुछ संचालित है। अब ये कौन कौन से कोर्स है यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें किन लोगों ने वो लिया, एडमिशन लिया, कितने लोगों ने एडमिशन लिया, संस्था, क्षमता, प्रवेश आदि आदि, कितनी वृद्धि हुई, ये सब आपके काम का नहीं है। ये डेटा, है ना, ये डेटा आपको कहाँ मिल जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा, इसी में आगे जाएंगे, बट यह डेटा हमको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। काम का क्या है कि सत्र 25-26 में शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु विशेष जागरूकता अभियान चलाएगा, जिससे पॉलिटेक्निक कोर्सेस में सकल नामांकन दर में, है ना, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में 21.38% की क्या हुई थी, वृद्धि दर्ज की गई थी। पॉलिटिकल कोर्सेस में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, 21% की, 21.38% की। ठीक है, कुछ अन्य उपलब्धियां क्या रही तकनीकी क्षेत्र में, एक मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना रही, कब चालू की गई थी, 2017 में चालू की गई थी, है ना। क्या इसके तहत करते हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार उन छात्र छात्राओं की उच्च शिक्षा हेतु शुल्क का भुगतान करती है जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षा में 70% या उससे अधिक प्राप्त किए हैं, अथवा CBSE और ICSE बोर्ड में की 12वीं परीक्षा में 85% या उससे अधिक प्राप्त किए हैं, और उनके पिताजी की आय, परिवार की आय 8 लाख रुपए से कम है। तो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना 2017 में चालू हुई। इसमें क्या करते हैं, तो सरकार आपके खर्चा उठाती है पढ़ाई का, आगे की उच्च शिक्षा का, लेकिन कब खर्चा उठाएगी, जब आप 70% प्राप्त करेंगे 12वीं कक्षा में, अथवा 85% प्राप्त करेंगे 12वीं कक्षा में, और 8 लाख रुपए से क्या होनी चाहिए, आपके पिताजी की आय कम होनी चाहिए, 8 लाख से कम। ठीक,
तो ये ध्यान में रखना। अब इस योजना के तहत कितने रुपए आवंटित किए गए, है ना, क्या धनराशि रही, वो बहुत ज्यादा काम का नहीं है। बाकी 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था इसके लिए, मेधावी विद्यार्थी के लिए, ठीक है। फिर है मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना। ये मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2018 में चालू हुई थी। किनके लिए है? श्रम विभाग में पंजीकृत असंगठित कामगारों के पुत्र पुत्रियों के लिए। किसके लिए है? श्रम विभाग में, है ना, जो हमारा लेबर डिपार्टमेंट का पोर्टल बना हुआ है, यदि आपका वहां पे पंजीकरण हो रखा है और आपके पुत्र पुत्री की शिक्षा में समस्या आ रही है, तो यहाँ से आप क्या ले सकते हैं? मदद ले सकते हैं, तकनीकी शिक्षा के लिए, चिकित्सा शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, अन्य कार्यों के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब कितने रुपए आवंटित किए गए उसका कोई मतलब नहीं है। फिर विभाग की कुछ अन्य उपलब्धियां, तो मैनिट भोपाल एवं विभाग के मध्य किए गए एमओयू के अंतर्गत 50 मेधावी छात्रों को 7वें एवं 8वें सेमेस्टर का अध्ययन पूर्णकालिक रूप से मैनिट भोपाल में करने का अवसर प्रदान किया गया, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार जब एडमिशन होते हैं और सीटें क्या हो जाएं, रिक्त हो जाएं, मतलब मान लो मैनिट में 25-26 में किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में एडमिशन हो रहा है, सीटें यदि रिक्त रह गई हैं, तो जितनी सीटें रिक्त रह गई हैं, है ना, और हमने यहाँ पे कितने का एमओयू साइन किया? 50 का, अधिकतम कितने का? 50 का। लेकिन यदि सीटें मान लो 10 ही रिक्त रह गई हैं, तो 10 विद्यार्थियों को मैनिट में क्या दिया जाएगा? आखिरी सेमेस्टर में एडमिशन दिया जाएगा, ताकि वहां से क्या कर सकें? पूर्णकालिक रूप से बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें अपने आखिरी के वर्ष में, 7वें और 8वें सेमेस्टर मतलब आखिरी का वर्ष, ठीक है। कितने के लिए किया गया? ये 50 मेधावी छात्रों के लिए। इसी प्रकार का एक एमओयू आईआईटी इंदौर के साथ भी किया गया है। ये तो मैनेट के साथ हो गया, एनआईटी हो गया, ये क्या हो गया? आईआईटी हो गया। वही सेम प्रकार का लगभग एमओयू प्रदेश सरकार ने किससे साइन किया है? आईआईटी इंदौर से भी साइन किया है। ये एमओयू क्यों साइन करना पड़ रहा भाई? ये तो शिक्षण संस्थान है और प्रदेश सर में ही संचालित है, तो फिर इस प्रकार का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्यों साइन करना पड़ रहा है? क्योंकि यह केंद्र सरकार के संस्थान है। एनआईटी केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, आईआईटी केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, तो प्रदेश सरकार इनसे क्या कर रही है? समझौता कर रही है, ठीक है। खैर, ये ध्यान में रखना। अगला कि शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय शाजापुर और नौगांव में इंजीनियरिंग महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र में दो नए नवीन ब्रांच ओपन किए गए। हमारे काम का कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी जो कुछ दिया हुआ है हमारे काम का नहीं है। ये हमारे काम का वो क्या है कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर का परिसर आरजीपी भोपाल में स्थापित किया जा चुका है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर का एक कैंपस खोला गया है, कहां पर? आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के कैंपस में। कहां पर? आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल के कैंपस में, इसको ध्यान में रखना है। शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय रीवा में क्या प्रारंभ किया गया? कोडिंग लैब प्रारंभ की गई है। शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय रीवा में क्या प्रारंभ किया गया है? कोडिंग लैब प्रारंभ की गई, यह भी ध्यान में रखना है। दूसरा तीसरा कि उज्जैन इंजीनियरिंग महाविद्यालय परिसर में आईटी पार्क की स्थापना हेतु तकनीकी शिक्षा एवं मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एमपीआईडीसी के मध्य एमओयू साइन हुआ है। आईटी पार्क किस कॉलेज के परिसर में स्थापित किया जाएगा? उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज के परिसर में। आईटी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज के परिसर में, ठीक है। फिर आता है स्किल डेवलपमेंट को लेकर के कि प्रदेश देश का 5वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जहां 15 से 59 वर्ष की कार्यशील आयु में 59% आबादी है और जिसकी औसत आयु कितनी है? 23 वर्ष है। ये ध्यान में रखना है, डेटा है पूरा। ये क्या है कि 5वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो हमको पता ही है। खैर, 15 से 59 वर्ष की कार्यशील आयु में कितने परसेंट लोग आते हैं? 59% लोग आते हैं। और 15 से मतलब यहाँ पे जो वो है, प्रदेश की जो औसत आयु है कितनी है? 23 वर्ष है, ठीक है। कितनी है? 23 वर्ष है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मध्य प्रदेश एक क्या है? ह्यूमन रिसोर्स रिच स्टेट है, ह्यूमन रिसोर्स रिच स्टेट है। लेकिन इस ह्यूमन रिसोर्स की परिभाषा में शिक्षा और कौशल भी आता है, जिसकी कमी है। इस ह्यूमन रिसोर्स की परिभाषा में शिक्षा और कौशल भी आता है। मतलब सिर्फ भीड़ जुटाने से कुछ नहीं होगा ना, उसको शिक्षा और कौशल भी देना पड़ेगा, तब तो भीड़ आपके काम की है, वरना भीड़ आपके किसी काम की नहीं है, ठीक। वर्तमान में मध्य प्रदेश के 55 जिलों के 313 विकास खंडों में से 262 विकास खंडों में कितने आईटीआई संचालित है? 280 आईटीआई संचालित है। मध्य प्रदेश में आईटीआई कितने हैं? 280। मध्य प्रदेश में आईटीआई कितने हैं? 280 हैं। अब ये आईटीआई में किस प्रकार से सीटों का वितरण है, वो हमारे काम का नहीं है, ठीक। योजनाएं क्या चल रही हैं? एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 चल रही है, इसके तहत अलग अलग प्रकार के वो दिए जा रहे हैं प्रशिक्षण। दूसरा संकल्प योजना चल रही है, आईआईटी सिंगरौली हेतु केंद्र से कुल, है ना, 24,48,699 का बजट रुपए का बजट प्राप्त हुआ, आदि आदि। तो ये एक संकल्प योजना भी चल रही है। तीसरा राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम भी प्रदेश में चल रही है, जिसके तहत अप्रेंटिस को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ठीक।
फिर है प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला लग रहा है। राज्य के सभी 52 जिलों में अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक क्या किया गया, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया गया। ठीक, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर है ITI ग्रेडिंग को लेकर के कि प्रशिक्षण महानिदेशालय भारत सरकार द्वारा एकेडमिक ईयर 25-26 हेतु जारी ड्राफ्ट ग्रेडिंग स्कोर में प्रदेश की ITI ग्रेडिंग निम्नलिखित प्रकार से निकल करके आई है ना। प्रदेश की ITI ग्रेडिंग जो निकल करके आई उसमें नंबर्स दिए हुए हैं, है ना, उसमें नंबर्स दिए हुए हैं। यह नंबर्स आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब +9 जो ग्रेड मिले वो प्रदेश के 47, है ना भाई, हमने देखा ना कितने मध्य प्रदेश में सरकारी ITI हैं, 280 सरकारी ITI हैं, उनमें से 47 को +9 ग्रेड मिला, प्राइवेट को में एक को भी नहीं मिला। +8 ग्रेड कितनों को मिला, 86 को मिला सरकारी में, 109 मिला निजी में, टोटल कितने हो 195। बट ये सब डेटा हमको याद रखने की आवश्यकता नहीं। काम का क्या याद है कि प्रदेश में सर्वोच्च ग्रेडिंग शासकीय संभागीय ITI उज्जैन तथा शासकीय आदिवासी महिला ITI छिंदवाड़ा को प्राप्त हुआ। हाईएस्ट ग्रेडिंग मध्य प्रदेश में किसको प्राप्त हुई, ITI उज्जैन और ITI छिंदवाड़ा को, महिला सॉरी ट्राइबल वुमेन ITI छिंदवाड़ा, ट्राइबल वुमेन ITI छिंदवाड़ा और ITI उज्जैन को क्या दिया गया, सर्वोच्च ग्रेडिंग प्रदान की गई। कितनी ग्रेडिंग दी गई, तो ITI उज्जैन को 10 की और महिला ITI छिंदवाड़ा को कितनी की, 9.30 की, कितनी 9.30 की ग्रेडिंग दी गई। ये काम का है, इसको जरूर ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रदेश में कितने वो हैं ITI, तो 800 से अधिक ITI संचालित है, जैसा ऊपर बताया। 280 क्या है, सरकारी है। ठीक है, 280 क्या है, सरकारी हैं। यहाँ पे इन्होंने डेटा क्यों फर्ज किया हुआ, मतलब डेटा में गड़बड़ क्यों की हुई है मुझे नहीं पता, है ना। जैसा कि इनने ऊपर बताया 280 ITI हैं सरकारी, तो ध्यान में रखना है। अब इसी सेक्टर में एक और स्कीम है, PM विश्वकर्मा योजना, 17 सितंबर 2023 को संचालित की गई थी, लॉन्च की गई थी। इसके तहत जो पारंपरिक वो होते हैं, व्यवसाय होते हैं, कितने, 18 पारंपरिक व्यवसायों में, कितने, 18 पारंपरिक व्यवसायों में क्या दिया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, सर्टिफिकेट दिया जा रहा है आपको। उसमें क्या किया जा रहा है, ID कार्ड दे करके, प्रशिक्षण दे करके, ट्रेनिंग दे करके, सर्टिफिकेट दे करके आपको पारंगत बनाया जा रहा है। इसमें ट्रेनिंग दी जाती है बेसिक और एडवांस। बेसिक ट्रेनिंग 5 से 7 दिन की होती है, 40 घंटे की टोटल में, और एडवांस ट्रेनिंग 15 दिन की होती है, 120 घंटे टोटल में। ठीक है, प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपये प्रतिदिन का अनुदान और 15,000 का E-वाउचर टूल किट क्या है, दिया जाता है। तो ट्रेनिंग के दौरान आपको पैसा भी दिया जाता है 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, तो वह भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अब इसके लिए PM विश्वकर्मा योजना के लिए पात्रता क्या होगी, वो सब हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कोई भी काम का नहीं है, आप उसको स्किप करेंगे। फिर है परम फाउंडेशन। परम फाउंडेशन एक क्या है, NGO है, गैर लाभकारी स्पेशल पर्पज व्हीकल SPV है, जिसे 5 मई 2022 को स्थापित किया गया था। इसको कब स्थापित किया गया, परम को 5 मई 2022 को स्थापित किया गया था, है ना। ये क्या है भाई, तो परम फाउंडेशन को शेयर कैपिटल के रूप में 3.5 करोड़ रुपए की करोड़ रुपए प्रति ITI प्रदान किया जा रहा है। परम फाउंडेशन के तहत संचालन हेतु 42 शासकीय ITI का चयन किया गया है। परम फाउंडेशन में कितने ITI चयनित हैं, 42 ITI को चयनित किया गया है ना। यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अगला है संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क। संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क जुलाई 2024 से संचालित है। कहाँ पर है, भोपाल में है। कहाँ पर है, भोपाल में है। यह आपको ध्यान में रखना है। इसके तहत अभी तक 1035 छात्रों का प्लेसमेंट करवाया जा चुका है। कितने, 1035 छात्रों का प्लेसमेंट ट्रेनिंग दे करके करवाया जा चुका है। यह सिंगापुर के सहयोग से संचालित है। किसके, सिंगापुर के सहयोग से संचालित है। फिर है आखिरी में रोजगार संचालनालय। रोजगार संचालनालय के तहत रोजगार आदि की बातें की जा रही हैं, है ना। आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे कुछ भी काम का नहीं, यहाँ पे आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ भी काम का नहीं है, आप इसको स्किप करेंगे। ठीक, फिर है युवा संगम कार्यक्रम। यह पहल रोजगार दिवस, रोजगार मेला, प्रशिक्षुता मेले को क्या करती है, एकीकृत करती है ना। ये युवा संगम कार्यक्रम के तहत क्या किया जाता है, 3-4 चीजों को मिला दिया जाता है ना। क्या है, 3-4 चीजों को मिला दिया जाता है, और काम वही है। काम क्या है, रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रयास करना, काम वही है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है अगेन, जैसे NIRF टॉप 100 रैंकिंग में मध्य प्रदेश के 3 संस्थान हैं। लक्ष्य क्या है कि 2029 तक में 5 हो जाएं और 47 तक में 8 हो जाएं। किसमें, NIRF रैंकिंग में। नैक मूल्यांकित संस्थान मध्य प्रदेश के कितने हैं, 100 में से 31 नैक मूल्यांकित हैं। लक्ष्य है कि 80 हो जाएं 29 तक में, और 100% हो जाएं 47 तक में। ठीक है,
तो इस प्रकार के अलग अलग क्या है यहाँ पे सरकार ने टारगेट बनाए हुए हैं। ये सब टारगेट आप ध्यान में रखेंगे, ये सब टारगेट आप ध्यान में रखेंगे। लिटरेसी रेट टारगेट क्या है ना, जीईआर का टारगेट क्या है, अभी कितना है, ये सब ध्यान में रखना है। रैंक इन नेशनल गेम्स क्या है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए, तो ये हमारा क्या था, पूरा इकोनॉमिक सर्वे का पोर्शन था जिसमें हमने शिक्षा वाले हिस्से को क्या किया, विस्तृत चर्चा करी, है ना। आप में से जो लोग पहली बार जुड़े थे वो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। आगे क्लासेस को हम निरंतर इसी तरह से जारी रखेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, है ना, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।